तो कैसे हैं बच्चे आप लोग। आज हम हिंदी का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है गोवा। इसके अंदर एक स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि जो राइटर है वो अपनी स्टोरी बयां कर रहा है कि मैं कभी गोवा गया था और जैसा मैंने देख सुना था वैसा पाया। तो गोवा तो आप लोग सभी जानते हैं, गोवा हमारे देश का एक राज्य है जिसकी राजधानी पणजी है। गोवा नाम सुनते ही बच्चों के मन में बड़ी खुशहाली आ जाती है, बोलते हैं गोवा, मतलब जैसी जैसी सोच वैसे ऐसी क्वालिटी बच्चों के दिमाग में आती है। कुछ गोवा समुंदर के लिए पहचानते हैं, कुछ लोग गोवा, समझ रहे हो ना, बीच हो गया आपका। और जो हमारे शौकीन कुछ दोस्त होते हैं गोवा जाने के लिए उत्सुकता इसलिए होती है क्योंकि गोवा में विलायती, देसी, बढ़िया वाली, समझ रहे हो, इशारा काफ़ी था समझने वाले के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं, आज हम मतलब छोड़ते हैं, हम पढ़ते हैं गोवा। तो स्टार्ट करते हैं हम। गोवा या नाम सुनते ही सभी का मन तरंगियों से उठता, और हो भी क्यों ना। यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही है ऐसा कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले जाते हैं। तो राइटर हमको क्या बोलता है, गोवा, गोवा नाम ही काफ़ी है। गोवा का नाम सुनते ही लोगों के दिलों की तरंगियाँ बढ़ जाती है, खुशहाली आ जाती है, भैया गोवा जाएंगे, क्यों ना हो भाई। वहाँ की आबो हवा, वहाँ का तौर तरीका, वहाँ के रहन सहन तरीका लोगों को अपने ओर खींचती है। और क्यों भी ना हो, क्योंकि भाई वहाँ बीचेस हैं बहुत सारे, और मैंने जो थोड़ी देर पहले वर्ड यूज़ किया था, पीने खाने वाले भी बहुत मज़े आते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद बोलते हैं देश के कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल में धड़कन है। एक तरीके से बोला जा रहा है कि है तो जो गोवा छोटा सा, लेकिन बहुत ही आकर्षित है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बोलता है एक एक टूरिस्ट प्लेस इसको बोलते हैं हम लोग जाते हैं वहाँ पर घूमने के नियत से, घूमते हैं, बीचेस यहाँ पर बहुत सारे हैं। छोटा है लेकिन बहुत ही आकर्षित है। यही कारण है कि मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। अब राइटर साहब बोल रहे हैं तो समझ में आया राइटर कहाँ का है, राइटर इंदौर का है, इंदौरी बाबू। इंदौरी बाबू पहुंचे भैया गोवा, जैसा देखे थे वैसा पाए, वहाँ पे निकल चुके थे। और बता रहे हैं कि खंडवा से मेरे साड़ू साहब भी सह परिवार हमारे साथ शामिल हो गए। मतलब निकले थे इंदौर से, रास्ते में खंडवा आता है, खंडवा महाराष्ट्र का एक पार्ट है, एक रास्ते में पड़ते खंडवा। खंडवा में इनके साड़ू साहब रहते। साड़ू मतलब कौन, साड़ू मतलब रिलेशन में होते हैं। और उनके शाह परिवार, साड़ू साहब के जितने परिवार वाले थे सब राइटर साहब के साथ एकत्रित होकर निकल चलते हैं गोवा के लिए। 23 नवंबर का दिन था, तारीख होती है 23 नवंबर, जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का अवसाद हो गया था। अच्छा, मडगांव क्या है, अक्सर लोग बोलते हैं गोवा जा रहा हूँ, गोवा जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, गोवा एक स्टेट है, कोई भी गाड़ी गोवा नहीं जाती है। जैसे अभी मुंबई महाराष्ट्र में आना है तो हम मुंबई, दादर या तो कुर्ला उतरते हैं, उसी तरह गोवा में जब जाना रहता है तो खास स्टेशन का नाम है मडगांव। मडगांव एक स्टेशन है जहाँ पर लोगों के बीच, और बीच बीच मतलब बीचेस, ठीक है, वर्ड मेरा कंफ्यूज मत होना, बीच मतलब बीच वाला मत समझ लेना यार आप लोग, बीच मतलब बीचेस, समुद्री किनारा जहाँ पर लोग मस्ती करते हैं। तो 23 नवंबर के दिन था, राइटर साहब हमारे और अब उनके साड़ू साहब के साथ परिवार निकलते हैं गोवा एक्सप्रेस गाड़ी से, और मडगांव रुकती तो देखते हैं सुबह अपने आप को पाते हैं। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम सब फटाफट उसमें बैठ गए। मतलब ये उतरते हैं मडगांव में और बाजू से आवाज़ आती है कार की, टैक्सी वाला पों 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 बजाता है। ये नींद में था, फटाक से उतरते हैं, हाँ गाड़ी आ गई है, चलो हम सब इसी टैक्सी से चलते हैं। टैक्सी बैठते ही साथ शांति मिली और टैक्सी पतली सी रोड पर घुमाते हुए इनको और इनके परिवार और सह परिवार के साथ पतली इस रोड पर दौड़ पड़ी। मानो कि जैसे लगता है राइटर साहब को जन्नत मिल गई हो। अब बयां करते हैं, यार शीतल हवा की झोंकों से मेरा मन प्रसन्न हो गया। मतलब गाड़ी चल रही है, ये अंदर बैठे, खिड़की खुली हुई है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। गोवा का तो माहौल आपको पता ही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है।
गाड़ी चल रही है, इनका मन एकदम से प्रसन्न हो गया वहाँ की शीतल हवाओं से, और यात्रा की सारी थकान मानो मिट गई हो, ऐसा राइटर साहब बोल रहे हैं। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही अलग आनंद है। पर्यटन मतलब क्या? ट्रैवलिंग, इंग्लिश में ट्रैवलिंग, घूमने का तो अपना ही आनंद। भैया जो घूमक्कड़ आदमी होते हैं ना, उनसे पूछो, उनको कुछ काम मत दो, लेकिन घूमने बोल दो तो बस उनको पता है घूमने का एक अपना ही मजा है। अब हम जीवन की नई सारी समस्याओं में जूझ रहे हो तो उनमें निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका है पर्यटन। अब भैया पैसा तो चाहिए ना घूमने के लिए, राइटर साहब बोल रहे हैं घूमा करो, अपने जीवन का एक पार्ट घूमने में लगा दो, मन को शांति मिलती है। ऐसा कुछ नहीं भाई, पैसा आने से मन की शांति है, पैसा कमाओगे तो मन की शांति होगी, ये पार्ट आपकी बुक में नहीं है, मैं ताने मार रहा हूँ, ठीक है। सारी समस्याओं से जूझ हो रहे हो तो उनमें से निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका है पर्यटन, घूमो, ऐसा राइटर बोल रहे हैं। फिर बोलते हैं बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता था तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। अब राइटर साहब बोल रहे हैं कि जब हम घूमते हैं तो ऐसा लगता है कि मन को बड़ा ताजगी मिल जाती है, मानो बदन से सारी थकान निकल जाती है और शरीर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत आराम कर रहा हो। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव के पास किसी दूर दक्षिण में स्थित कस्बा मिलेनियम में एक रिसोर्ट के पर आकर रुकी। अब टैक्सी तो चल ही रही है, हमारे राइटर साहब की टैक्सी चल रही है, निकले तो घूमने के लिए तो घूमेंगे ही भाई, टैक्सी चल रही है चल रही है चल रही है। तो टैक्सी वाला एक रिसोर्ट के आसपास रोकता है, उस जगह का नाम है, एक कस्बा है, एक छोटा सा मोहल्ला जिसको बोलते हैं कस्बा। मिलेनियम एक रिसोर्ट पे आकर रुकती है, मिलेनियम शायद रिसोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, हाँ, मतलब कि मिलेनियम एक रिसोर्ट है जो एक कस्बे में है, वहाँ पर इनकी गाड़ी रुकती है और ये लोग मिलेनियम रिसोर्ट के अंदर एंट्री मारते हैं क्योंकि इन्होंने मिलेनियम वाला रिसोर्ट पहले से ही बुक करके रखा हुआ था। इसलिए औपचारिक खान पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। तो इन्होंने बुक करके रखा था रिसोर्ट, हम लोग उसमें जाते हैं ना रिसोर्ट, जाके हम लोग पानी पानी खेलते हैं, आज ब्लू है पानी 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 और दिन है सानी सानी सानी। तो भैया ये लोग भी वहाँ ब्लू पानी पानी करने पहुँच गए। गोवा का तो मज़ा ही अपना अलग है, हर चीज़ ब्लू ब्लू दिखता है। तो ये लोग भाई अपना अपना पैकेट लिए सूट से और जो जो इनकी चीज़ थी अपने अपने कमरे में रवाना हो गए। इससे पहले कि कमरों में से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता देता हूँ। तो यहाँ पर अब राइटर जो है बताना चाह रहे हैं कि चलो भैया कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। ये अब गोवा के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर दिया था। चलो देखते हैं क्या बोलते हैं। ये बोल रहे हैं कि दरअसल गोवा राज्य दो भागों में बटा हुआ है, मतलब कि गोवा आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दो राज्यों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा तथा उत्तर गोवा। एक दक्षिण गोवा है, एक उत्तर गोवा है, ठीक है। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, ये सब सवाल आपसे वन वर्ड पूछ सकते हैं कि गोवा किन दो भागों में बटा हुआ है, तो आपका जवाब देना पड़ेगा गोवा जो है दो भागों में बटा हुआ है, एक आपका दक्षिण, एक आपका उत्तर। और बोलेंगे गोवा का राजधानी क्या है, तो आप बोले ना पणजी, जो कि एक नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ के मौसम में उमसा तथा हवा में नमी बनी रहती है। ये क्या बोल रहे हैं कि देखो ये समुद्र का किनारा है, इसलिए यहाँ की हवाओं में नमी मीन्स मॉइस्चर जो है बरकरार रहता है, शरीर चिपचिपा रहता है। अब भाई थोड़ा नमी वाले एरिया में जाओगे तो बदन तो चिप हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर ताना भी मारते हैं, लेकिन मुंबई जितना नहीं भैया। मुंबई में तो भैया गर्मी में तो परेशान हो जाते हो, बारिश आती तो बहा के ले जाती है। तो कंपेयर कर रहे हैं राइटर साहब कि बम्बई और गोवा, भैया बम्बई तो अलग ही है क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है, फिर भी धूप तो तीखी होती है ना। राइटर साहब बोल रहे हैं कि गोवा बहुत अच्छा है, हरियाली, हरितिमा मतलब हरियाली, ये बोल रहे हैं कि हरितिमा से भरपूर है यहाँ का वातावरण और यहाँ की जो आबो हवा है हरियाली से है। हरितिमा वर्ड इसमें यूज़ किया गया, हरितिमा मीन्स होता है हरियाली। लेकिन भैया धूप तो लगेगी ना, कितना भी हरियाली रहे, आप कहीं ना कहीं तो जाओगे तो धूप तो तीखी तुम्हारे को लगने ही वाली है।
ये बयां कर रहे हैं राइटर साहब अपनी भाषा में कि गोवा किस तरीके से है। क्या बताए कि दो पार्ट में है आपका, एक उत्तर एक दक्षिण। गोवा की राजधानी पणजी है और वो की नदी किनारे है, और यहाँ हरियाली बहुत है, लेकिन धूप भी लगती है, लेकिन चिपचिप बदन में चिपचिपापन रहता है, लेकिन एज कम्पेयर टू मुंबई चिपचिपापन कम होता है। ठीक है। ये तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है। हरियाली तो अपनी जगह है, लेकिन गोवा जो जाना जाता है, अगर आज गोवा की कोई बात करता है तो सबसे पहले उनके दिमाग में आता है समुद्री किनारा, बड़ी बड़ी होटलें, शराब और थोड़ा सा अयासी किस्म। तो गोवा का पहला जिक्र लोग इसीलिए करते हैं कि भाई गोवा मतलब फुल एंड तो समझ रहे हो ना। लेकिन हरियाली तो कोई जानता ही नहीं है, लोग का ध्यान सिर्फ बुरी चीज़ों में पहले चला जाता है, हरियाली तो अपनी चीज़ है। तो अब राइटर बोले यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीलों तटों, रेतीलों मतलब क्या, जो ऊंचे ऊंचे एक तट होते हैं, जो कि रेतीला मतलब बलुहा, बालू, बालू को सैंड स्टोन समझ लो, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है। गोवा जो जाना जा रहा है यहाँ पर कैसे, अपने खूबसूरत रेतीले तटों के हिसाब से, वहाँ के महंगे होटलों तथा वहाँ की जो रहन सहन है, वहाँ का द वे ऑफ लिविंग जिसको बोलते हैं, वो अपने में एक अलग तरीके से है। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए हैं। सांस्कृतिक विरासत मतलब क्या बोलते हैं, अब राइटर साहब बता रहे हैं कि सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन गोवा अपने में एक सांस्कृतिक मतलब एक ट्रेडिशनल तरीके से में एक विरासत है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेते हैं। मतलब अब दोपहर निकल चुकी है, राइटर साहब बोलते हैं कि भैया दिन तो हो गया, बीच में टहल लिए, अब बोल रहे हैं कि यहाँ की शाम भी बड़ी निराली है, चलो शाम को घूमते हैं। निकले मिलेनियम बीच की ओर चले, आप भी चलें क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है मिलेनियम। राइटर साहब बोल रहे हैं कि चलो चलते हैं भैया, रिसोर्ट बहुत ही शांत जगह है, और इनवाइट करें, आओ तुम भी चलो। मीन्स शायद हमको बोल रहे हैं, जो पढ़ा रहा है या जो पढ़ेगा उनको बोल रहे हैं तुम भी आओ, यहाँ की खूबसूरत तथा शांत जगह है मिलेनियम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। राइटर साहब बोल रहे हैं उतरे थे ट्रेन से, कार में चले, घूमे, दिन भर घूमे, वहाँ की उमस मीन्स एक किस्म की गर्मी होती है कि गर्मी लग भी नहीं रही है लेकिन गर्मी फील करा रही है, पसीना निकलता है तो अंदर चिपचिपापन आता है, उस गर्मी को बोलते हैं उमस। ठीक है। तो राइटर साहब बोल रहे हैं कि थकान भरी हो चुकी थी, अब शाम का नज़ारा निकलने के लिए हम लोग निकल चुके थे। रिसोर्ट के बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। मतलब थकान थी तो दूरी कैसे निकलेगी भाई। अब अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। शायद वहाँ से जो रिसोर्ट लुके हुए थे, वहाँ से अरब सागर, अरेबियन सी नियर बाई रहा होगा। तो अब बोल रहे हैं कि ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चलते जा रहे हैं, चलते। क्यों? उनके अंदर उत्सुकता थी कि जल्द से जल्द अरेबियन सी को मैं देख पाऊँ। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई देती है। मतलब अब दिल को सुकून मिला कि लहरों की आवाज़ सुनाई पड़ने, मतलब कि अब हमारी मंजिल बड़ी करीब है, हमारा अरेबियन सी, हमारा अरब सागर बहुत ही आसपास में ही है। जैसे ही लहरों की आवाज़ सुनते हैं, जो किसी रणभेदी की तरह थी, आवाज़ कैसी होती है वेव्स की, मालूम है? यहाँ पे जो तरंगे सर 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 ऐसी आवाज़ें होती हैं ना, तो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि रणभेदी मीन्स बहुत ही, जैसे घोड़ा कूदता नहीं है, गट 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 गट, तो उसमें बोलते हैं कुछ इस तरीके से आवाज़ आ रही थी। हम सभी दौड़ पड़े, मतलब हम सभी क्या, राइटर और राइटर के साथ और उनके साधु परिवार जितने थे सब दौड़ पड़े बीच की ओर। सड़क पीछे छूट गई, पीछे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठाकर भाग रहे हैं। अब भाग रहे हैं किसके? समुद्र का एरिया तो रेतीला होता है,
बालू होता है तो पैर भाग नहीं पाता, लेकिन पूरी ताकत लगा के भाग रहे हैं और बोल भी रहे हैं। दौड़ना मुश्किल हो रहा था, फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा उठा कर हम भाग रहे हैं। खूबसूरत समुंदर देखते ही मैं उसमें जाकर लिपट गया, मतलब जाके कूद पड़े भैया, नहाने लगे। इधर बच्चे रेत पर घर बनाते हुए जुट गए। लहरों ने उनका घर गिरा देती, वे दूसरी लहर से आने से पहले फिर घर बना लेते। यह क्रम चलता रहता है। देखो अक्सर जब बीच में जाओ ना तो छोटे बच्चे होते हैं क्या करते हैं, समुद्र के पास जो एरिया होता है जहाँ बालू होती है, अपन अपने मुंबई की बात करते हैं, जूहू चौपाटी जब जाते हैं तो बच्चे खेलते हैं, बालू से घर बनाते हैं, लहर आती है बहा देती है, फिर चली जाती है, फिर पेड़ हो जाता है, फिर बच्चे फटफट घर बनाते हैं, फिर लहर आती है। तो राइटर बोल रहे हैं कि बच्चे अपने में मगन थे, वो घर बना रहे हैं बार बार, और लहर बहा के ले जाके प्लेन कर देती है। तो ये सब देखते देखते राइटर के मन में एक विचार आता है। बोलते हैं, मैंने इन बच्चों से सीखा है कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं। मतलब कि आशावाद मतलब क्या, अगर हमारी सोच मुकम्मल है कि हम ये काम करेंगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जैसे कि बच्चे बोल रहे थे कि घर हम बनाएंगे, बार बार लहर बिखार के ले जा रही थी, इन बच्चों का तय था कि हम घर बनाएंगे। तो वही अब उन बच्चों की हरकतों को देखकर राइटर के दिमाग में ऐसी बात आती है कि कुछ भी हो जाएगा, आपका एम, आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको कोई नहीं रुकता। बार बार लहरें आएंगी, ऐसे तूफान आते रहेंगे, लेकिन आप अपने काम में अड़े रहो, आप जरूर सक्सेस हो जाओगे। ऐसा राइटर के मन में है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए। अब करीबन एकदम शाम का वक्त हो गया है, सूरज डूबने वाला है। तो राइटर बोल रहे हैं, शाम होने को आई और अब हम समुद्र के किनारे बैठ गए। मानो हर लहर कह रही है कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन है। वो अब भाई राइटर है तो इनके दिमाग में तो सिर्फ राइटिंग वाली बात ही आ गई। बोल रहे हैं कि लहर बोल रही है कि हर बार कुछ मिटता है तो बनता है, इसी का नाम जीवन है। ठीक है भाई, जीवन इसी का नाम है। जीवन, लाइफ इज लाइक ए क्रिकेट, चलते रहो, कभी भी आउट हो सकते हो, लेकिन जब तक खेलो तब तक छक्के पे छक्का मारते रहो, 2 रन मिलो, 4 रन मिलो, तो लाइफ इज लाइक ए क्रिकेट। यहाँ पर वही राइटर यही बात बोल रहे हैं कि यह जीवन का सत्य भी है। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। आगे अब शाम हो चुकी है, राइटर साहब बोल रहे हैं कि यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। दृश्य मतलब क्या, कुछ इनको दृश्य मतलब देखा, एक मज़ेदार सीन इनको देखने को मिला। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टी 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 आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। ये बता रहे हैं कि जैसे ही लहरों की आवाज़ आती है, अच्छा अक्सर करके गाँव में, मुंबई में तो नहीं होता है, गाँव साइड में आप देखो जब शाम होती है तो चिड़िया अपना झुंड लेके ची 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 करते हुए निकल जाती है। तो वही वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब शाम हुई तो समुद्र के लहर की आवाज़ तो अपने में एक मन बना रही थी, उसी साथ साथ जब शाम का वक्त चिड़िया निकल रही थी तो चिड़िया आपस में जो बातें करती हैं ची ची ची, वो अलग ही आनंद दे रही थी और अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। तो आवाज़ तो प्यारी लगी रही थी, लेकिन वो बता रहे हैं राइटर साहब कि जो चिड़िया जो आती हैं अक्सर करके लहरों के साथ आती हैं, मीन्स लहर ऐसा आ रही है तो ऊपर ये भी उड़ते रहते हैं। लहर आई और कुछ मछलियाँ लहर किनारे आ जाती है, तो ये भी क्या करती हैं, उस चीज़ का इंतज़ार करती हैं कि आके फटक से मच्छियों को पकड़े और खा के निकल जाएं। और जब थक जाती हैं तो ये लहरों के किनारे जाकर बैठ जाती हैं। यहाँ बैठे कुत्तों का इसी बात का इंतज़ार रहता है। अच्छा, सब लालची खोर है भैया। देखो मछली खाने चिड़िया आ रही है, अब कुत्ते भी आ गए इसके अंदर। कुत्ता क्या बोलता है, यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतज़ार रहता था। मौका मिलते ही वह इन पर झपट पड़ते, लेकिन बेचारे कुत्ते को सफलता कम मिलती है। अब मछली कुत्ता खा रहा है या चिड़िया को कुत्ता खा रहा है, वो भी क्लेरिफाई नहीं है इसके अंदर ऐसा कुछ, बस ऐसा बोला जा रहा है कि हर कोई अपने आस में रहता है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है।
अब ये राइटर साहब बोल रहे हैं कि जो कुत्तों का भौंकना, चिड़ियों का चहचहाना और लहरों की झंझनाहट वाली आवाज़, ये जो फीलिंग देता है ना, ये दृश्य सैलानियों को अच्छा मनोरंजन, सैलानी मीन्स जो ट्रैवलर होते हैं, सैलानी जो ट्रैवलर होते हैं उनका अच्छा मनोरंजन कर देते हैं। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने बिता लिया, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी ने नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। कितनी अच्छी लाइन बोल रहे हैं कि जैसे ही सूर्य देव मीन्स अब सन सेट हो रहा है, सनसेट हो रहा है मीन्स अब सूरज डूबने वाला है, जैसे ही सूरज डूबने वाला है तो चांद अब निकल के बाहर आ रहा है। तो राइटर साहब अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, मानो कि सूर्य देवता ने अब अलविदा ले लिया है, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी से नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। जो चांद की जब रोशनी पड़ती है समुद्र के ऊपर तो समुद्र का लुक ही बदल जाता है, मानो ऐसे लगता है समुद्र अभी नहा के बाहर निकल रहा है अलग तरीके से। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। स्याह मतलब स्याही कलर समझते हो, ग्रे कलर समझ लो एक तरीके का। तो राइटर साहब ऐसा बोल रहे हैं कि समुद्र मानो अब अलग ही लुक दे रहा है, जो दिन में दिख रहा था वो अब रात में कुछ अलग ही दिख रहा है। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। अच्छा, अभी तक तो टैक्सी घूम रहे थे, दिन निकल चुका है, मिलेनियम शहर, मिलेनियम रिसोर्ट घूम चुके हैं ये। उसके बाद आपका रिसोर्ट घूमे, कुत्तों की आवाज़ सुने, मछलियों को किनारे देखे, फिर आपका चिड़िया आती हैं किनारे बैठ जाती हैं, सुखाने लगती हैं। तो दिन ख़त्म हो चुका है। अब ये प्लान कर रहे हैं भैया दिन तो आज निकल गया, कल का दिन हम लोग घूमेंगे बस से। उनकी प्लानिंग है कि नेक्स्ट डे वी विल बाय बस। वैसे ही घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती हैं। राइटर साहब बोल रहे हैं बस तो ठीक है, लेकिन अगर एक आध आदमी आया है घूमने के लिए या कपल्स आए हैं घूमने लिए तो उनको यहाँ पर बाइक भी दी जाती है, वो बाइक से भी घूम सकते हैं और उन पर घूमने का मज़ा ही तो अलग है। लेकिन बच्चों के कारण हमने बस में जाना मुनासिब समझा। राइटर साहब बोल रहे हैं कि हमारे पास तो फैमिली थी, हम बाइक से नहीं घूम सकते, तो हमको बस से जाना ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटक को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। राइटर साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो माहौल है ना, ज़्यादातर करके सी फूड होता है। सी फूड मतलब क्या, मच्छी, केकड़ा और जो समुद्र में पाए जाते हैं खाने वाली चीज़ें, इसका खान पान गोवा में बहुत ज़्यादा है। तो शाकाहारी जो आदमी होता है ना, साग सब्जी वाला, दाल चावल वाला, ऐसे आदमियों को गोवा में खाने की बड़ी दिक्कत हो जाती है, स्वादिष्ट खाना नहीं मिल पाता है। तो ये इस वजह से वहाँ पर इनको दो चार होना पड़ता है। दो चार मीन्स क्या है, थोड़ा भटकना पड़ता है। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत। मतलब समझ रहे हो राइटर साहब क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से अच्छा खाना मिलता है, अगर अच्छा खाना मिल गया तो समझ लो कि तुम्हारी किस्मत। यह समस्या हमने पहले से पता थी। हाँ भाई, घूमने आए हो गोवा तो पहले से तो जांच पड़ताल करके आए होंगे, उनको पता था कि ये समस्या आने वाली है। तो हमने रिसोर्ट में ही अपने किचन वाले को बोलकर अपने लिए खाना वाना बनवा के हम लोग रवानगी पे निकल चुके थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे। अच्छा, नेक्स्ट डे हो गया है, अब ये बता रहे हैं कि हम सबसे पहले अंजुना बीच, एक बीच है गोवा में जिसको अंजुना नाम से जाना जाता है, वो बता रहे हैं सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है। अच्छा, गोवा के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि देखो बीच तो बहुत है, लेकिन टोटल गोवा में अप्रॉक्स 40 बीचेस हैं। 40 चौपाटी है, यहाँ पे मुंबई की भाषा में 40 चौपाटी है, लेकिन उसमें से प्रमुख 7 या 8 ही है। मतलब जो फेमस है या जहाँ पर लोग आवाजाही ज़्यादा करते हैं वो 7 से 8 ही है। अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा अंजुना बीच कैसा है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा नीला बीच नीले पानी वाला पथरीला और बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोदृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर
आता रहता है। मतलब कि ये बोल रहे हैं कि शायद कुछ फॉलिंग वाला एरिया है और नीचे समुंदर बह रहा है और नीचे काले पत्थर हैं, नीला पानी जो है ऊपर से गिर रहा है, ऐसा कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये बोल रहे हैं समुद्र पर जाने के लिए हमको नीचे उतरना पड़ता है और नीचे जो पत्थर है वो काले कलर का है और जो पानी है वो गिरता है पत्थर के ऊपर। तो वो जो दृश्य बनता है बहुत ही मनोरंजन वाला दृश्य बन जाता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं। तो हालांकि कोई भी पत्थर रहे, खास गोवा ही नहीं, अगर कोई भी पत्थर के ऊपर लगातार पानी गिरता है तो पत्थर में छेद या पत्थर में कटाव हो ही जाता है, जिससे वे पत्थर कमज़ोर भी हो जाते हैं। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। हाँ, अभी ये पत्थर है, बार बार पानी गिर रहा है, कुछ पत्थर अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, खसक जाते हैं। जो एरिया बचता है, मीन्स पत्थर ऐसा है, कुछ पत्थर खसक गए तो बीच का जो एरिया पार्ट बचा तो वहाँ पर पत्थर हटने की वजह से वहाँ पर पानी भर जाता है। इससे वहाँ इस जब पानी भर जाता है तो उस जगह पर अक्सर करके काई जम जाती है। काई मतलब क्या होता है, आई थिंक फंगस को काई बोलते हैं। जहाँ पर पानी लगातार गिरता है तो वहाँ पर एक हरी हरी किस्म की एक लेयर चिपक बन जाती है, जिसके ऊपर आप पैर रखो तो फिसल जाओगे। उस जो लेयर हरी बनती है ना, उसी को काई बोलते हैं। काफ़ी लोग काई वर्ड नहीं जानते हैं और शायद फंगस बोलते हैं, मुझे भी आइडिया नहीं है। लेकिन काई मैंने देखा है, काई जो होती है ज़मीन के ऊपर जब गीलापन लगातार बढ़ता जाता है तो उसके ऊपर हरी 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 एक लेयर बन जाती है। उस लेयर पे अगर आप पैर रखते हैं तो आप फिसल जाएंगे, उस चीज़ को काई बोलते हैं, जिससे फिसलने का डर हमेशा बना रहता है। लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, मतलब ये राइटर साहब घुस चुके हैं, फिसलने के लिए तैयार हैं। इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। कितना भी तकलीफ हो भाई, देखो जब घूमने निकलोगे आप तो घूमने का अपना ही आनंद मिलता है। काई रहे, पत्थर टूटे हो, पानी गिर रहा हो, जब घूमने का मन है तो सब कुछ अच्छा लगेगा। अगर घूमने का मन नहीं है तो कुछ नहीं अच्छा लगेगा। फिर बोलते हैं, मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते ही हुए भी मिलेनियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। अब ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि मिलेनियम और अंजुना बीच का अपना ही अपना सौंदर्य है। मिलेनियम बीच रेतीला है तथा उथला है, यहाँ मछुआरों की पहली पसंद है। जो मिलेनियम बीच है, तो मिलेनियम बीच कैसा है बता रहे हैं कि ये मछुआरे मीन्स जो फिशरमैन होते हैं, इनकी पसंदीदा जगह जो मिलेनियम है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ार में ही बेची जाती है। अब अंदाज़ा आप लगा लो, राइटर साहब बोल रहे हैं कि सुबह सुबह बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में मछलियाँ पकड़ी जाती है और मछलियाँ बाहर भी नहीं बेची जाती हैं, वो नियर बाई जो आसपास के जो लोग हैं वो लोग ही आपस में ख़रीद के खा जाते हैं। मतलब इससे आप समझ सकते हो कि सी फूड की डिमांड वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। अब वो बता रहे हैं कि जो अंजुना बीच है वो गहरा भी है और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड इस फिल्म इंडस्ट्री की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय के प्रकृति का है। मतलब आप बिजनेस पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हो, लेकिन हर जगह जो है अपने अपने हिसाब से क्या हो सकते हैं कि भाई जिसका जैसा बजट। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। पणजी कौन? गोवा का कैपिटल, राजधानी। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगुड बीच पर पहुँचे। मतलब देखो यार, राइटर लगता निकला है मज़े से पैसा वैसा कमा के, भैया आज तो गोवा पूरा घूम के घर वापस इंदौर लौटेंगे। तो निकले लोग, कलिंगुड बीच पर पहुँचे। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है। ये बता रहे हैं कि जो कलिंगुड बीच है ये गोवा का सबसे रेतीला और सबसे लंबा बीच है, जो कि तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर फैला हुआ है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, मीन्स जो घूमने वाले पर्यटक होते हैं बड़ी बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज़ हैं।
बोल रहे हैं कि इतना बड़ा होने के बावजूद यहाँ पर बहुत सारे वाटर स्पोर्ट होते हैं जो कि अपने में एक हैरत अंगेज हैं, जिन्हें देखने में ही आनंद मिलता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, अब जिसको जो पसंद है भाई वो खेलेगा, ऐसा राइटर बोल रहे हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग एक स्पोर्ट का नाम है जो पानी खेला जाता है। बहुत सारे स्पोर्ट थे, लेकिन जो राइटर को पसंद आया वो पैराग्लाइडिंग पसंद आया। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है उतना ही भव्य भी है। मतलब कि एक किला इधर बंधा रहता है, एक किला रहता है, बीच में समुद्र है, एक पहाड़ दूसरे पहाड़ को कनेक्ट करके जो ऊपर से जाते हैं, तो बोलते हैं मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन दिल में डर भी उतना ही होता है। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों में हवा से लड़के हुए हम यानी मैं, मेरी पत्नी मीन्स इनके साड़ू का परिवार उसमें नहीं आया था। दोनों डर भी रहे थे और खुशी भी हो रहे थे। डर इस बात का था कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की थी कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहले बार देखा था। देखो भाई, इतने ऊंचे से कोई भी हो, चाहे मैं हो चाहे कोई भी हो, घूमने गए हो तो घूमने का मज़ा तो आएगा ही, लेकिन जिस चीज़ से पहली बार बैठे हो और इतना ऊंचा हो और नीचे पानी ही पानी हो तो टूटने का डर तो रहेगा ही। तो राइटर बोलने की टूटने का डर तो था ही, लेकिन खुशी अपने में अलग समाई हुई थी। पहली बार बैठे थे जो हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही, सुबह जल्दी उठना। राइटर बोल रहे हैं कि हम यहाँ करीब 4-5 दिन थे, 4-6 दिन थे, लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग होता था वो ये था कि भैया सुबह जल्दी उठना ही है, फटाफट नाश्ता बनाना है और दिन भर घूमना है। ये इनका डेली का क्या बोल सकते हैं आप, इनका शेड्यूल रहता था कि भाई सुबह जल्दी उठना है, नाश्ता बनाना है और घूमने निकल जाना है। थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना, ये इनका दिनचर्या था। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। बोटिंग मतलब क्या, नाव चलाना। एक कलवा बीच इसके अंदर आता है। वो बोलते हैं कि एक दिन हम सोचे कि चलो उस बीच पे भी जाते हैं और जाके वहाँ पर हम बोटिंग का आनंद लेते हैं। बोटिंग मतलब होता है नाव चलाना, नाव चलाने का आनंद लेते हैं। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। डॉल्फिन एक मछली की प्रजाति होती है, उस मछली को डॉल्फिन कहते हैं। मीन्स गुड़िया एक डॉल जैसा होती है, उसका मुंह आप लोग सर्च कर जाना गूगल के ऊपर कि डॉल्फिन दिखती कैसी है। तो इन लोग जब बोटिंग के लिए गए तो इन्होंने डॉल्फिन मछली को भी देखी। हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। शायद नवरात्रि और दशहरा का सीज़न में राइटर जी गए थे गोवा, तो ये बताते हैं कि इतना कुछ हमने घूमा, लेकिन हमने वहाँ पर इसी माहौल में दशहरा का पर्व भी मनाने का उनको वहाँ मौका मिल गया। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की स्थापना कर लड़कियों द्वारा गरबा का पर्व मनाया जाता है, ऐसे ही यहाँ भी होता है। राइटर साहब बता रहे हैं कि जैसे कि बाकी जगहों पर भी दुर्गा माँ की पूजा की जाती है और लड़कियों को दुर्गा माँ की जैसा बनाकर उनकी पूजा, सेम उसी तरह ही यहाँ पर भी उनको देखने मिला। रावण का पुतला भी फूका गया, जलाया गया। सुबह से लोग अपने अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देखकर बधाई देते हैं। तो शायद कुछ वहाँ का रिवाज होगा कि कुछ एक पेड़ है, कोई सा नाम नहीं बताया अभी तक, उसकी पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को विशेष करते हैं कि भाई मुबारक हो, भाई मुबारक हो, कुछ करके। उनका एक ट्रेडिशनल भी होगा, सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। इतने कम दिनों में मैं गोवा का पूरा देख समझा तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिम फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए हैं। मतलब ये इन्होंने क्या बोला राइटर साहब ने कि हमने जैसा सोचा था गोवा वो वैसा तो है ही है, लेकिन भारत के अंदर होने है, इसलिए इसके अंदर भारत की संस्कृति पाई जाती है और ये फैशन के अलावा अपनी सभ्यता में भी बहुत आगे है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंगकर फैल जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग अपने संस्कृति परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। मीन्स देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
एक अच्छे और एक बुरे, दूसरी तरफ गोवा है। गोवा का दो पहलू है, एक सांस्कृतिक वाला है और एक तुम्हारा फैशन वाला है। तो जो जिस नीयत से घूमने जाता है वो उस चीज़ को पाता है। हम जाएंगे अच्छे नीयत से तो हम संस्कृति पाएंगे, हम जाएंगे बुरी नीयत से तो हमको फैशन, बीचेस, बियर बार एंड पता नहीं क्या क्या। तो राइटर ने हमको बताया गोवा के बारे में कि गोवा कैसा है। तो गोवा स्टोरी ख़त्म हो चुकी है और ट्रेडिशनल बताया कैसा है वहाँ का, कुछ बीचेस के बारे में बताया हमारे को, वहाँ के बीचेस जो है कलर कैसा है, पथरीला है, रेतीला है। तो फाइनली ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है हमारा। इसको मैं अपलोड कर दूँगा, देख लीजिएगा आप लोग। और कोई भी जब हिंदी की स्टोरी आपको पढ़ने ना आए तो एक बार आप वीडियो सुन लीजिएगा, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आसान भाषा में मैंने समझाया है, पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए। चलो ठीक है, बाय।